Hello friends, let's continue our entrepreneurship development lecture. Now we are going to understand management of asset, cash management. ये जनरली कैश मैनेजमेंट या एसेट मैनेजमेंट उन लोगों को बोला जाता है जैसे कि आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मेरे पास पैसे, मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा किसी शेयर्स के बारे में पता नहीं है या कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंशियल असेट में मैं करना चाहता हूँ, किसी कंपनी के शेयर्स डिवेंचर्स में, लेकिन मैं ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं खुद ही इतनी रिसर्च करूँ। तो एक स्कीम आया कि भाई ऐसा है, देखो पहले तो बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करती थी, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो शेयर्स में नॉलेज भी नहीं रखता है, तो वो क्या करे, वो किसी कंपनी को सेलेक्ट करे। जैसे आपने सुना होगा एस आई पी सिप बोलते हैं या SIP बोलते हैं। SIP क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप 500 1000 रुपये से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये SIP जिस कंपनी का आप लेते हो, जैसे मान लेते हैं कोटक बैंक SIP ले रहे हैं, तो कोटक बैंक आपके पैसे को वो इन्वेस्ट करेगा अलग अलग कंपनीज में। मतलब ये हुआ कि आपने अपना कैश दे दिया किसी को मैनेज करने के लिए, भैया तुम मेरी इन्वेस्टमेंट मैनेज करो, मैंने तो आपको पैसा दे दिया। आप बस उसे वो सेक्टर बता देते हो कि मैं स्मॉल सेक्टर में करना चाहता हूँ या मिड सेक्टर में या फिर हाई कंपनी बिग सेक्टर में। तो स्मॉल सेक्टर में वैसी कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं जो कंपनी आपको लगती है यार अभी तो ये स्मॉल है लेकिन आगे चल के ना बहुत ग्रो करने वाली है। तो हाई रिस्क भी है, पैसा डूबने के भी चांसेस है क्योंकि वो छोटी कंपनी है। तो आप अपने एसेट मैनेजर को बोल देते हो, लाइक कोटक बैंक वाले को, SIP वाले को बोल देते हो कि भैया मेरा तो स्मॉल सेक्टर में लगा देना। आपने किसी कंपनी के बारे में नहीं बताया, बस स्मॉल कंपनीज में लगा देना। तो वो जो बंदा है, वो कोटक बैंक SIP का जो हेड बंदा होगा या जो भी ये वहां पे एक बंदा है जो ये डिसीजन ले रहा है कि इन्वेस्ट कहाँ करे, तो वो है असेट को मैनेज करने वाला बंदा। और ऐसे कंपनीज जो आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके किसी और कंपनीज में शेयर्स खरीदे या इन्वेस्टमेंट करे और वो आपको एक फिक्स रिटर्न भी देगा, तो बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी। जितनी भी SIP है वो सब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, तो वो लोग एसेट क्या मैनेज करते हैं? आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो इसमें देखो, एसेट मैनेजमेंट मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, मैनेजिंग अ कंपनीज और इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। कंपनी के भी पास पैसा है, इंडिविजुअल आपके पास, मेरे पास भी पैसा है, तो हम ऐसे लोगों को दे सकते हैं टेंजिबल एसेट्स। इवन मशीनरी के केस में भी है और नॉन टेंजिबल एसेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गुडविल और अदर फाइनेंशियल एसेट के केस में भी है। मशीनरी है, भाई हम मशीन मैनेज करने के लिए किसी को देते, भैया तुम मेरी मशीन का ध्यान रखना, इस टाइप से। ना बोथ द बिजनेस एंड पर्सन एनलिस्ट द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल। जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स होते हैं वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हेड होते हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं, टू मैनेज देयर पेंशन फंड, कैश इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स। ठीक है, तो ये जो मोस्ट मोस्ट कॉमन सर्विस प्रोवाइड करती है ऐसी कंपनी, वो क्या करती है? एसेट मैनेजमेंट की। एसेट मैनेजमेंट मतलब आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना, विच इन्वॉल्व्स मैनेजिंग अ क्लाइंट फाइनेंशियल। आप मेरे फाइनेंशियल को मैनेज करेंगे, आपके फाइनेंशियल को मैनेज करेंगे। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं ये लोग, भाई ऐसा है देखो मेरे पास तो इतने पैसे हैं, तुम मेरे भी पे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दो। तो इन्वेस्टमेंट इन मिनिमम्स आर यूजुअल फॉर दीज बिजनेसेस, देयर कस्टमर्स फ्रिक्वेंटली हैव सब्सटेंशियल। भाई जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास पैसा है, वही तो इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा। तो अब बात करते हैं, ये लोग प्लानिंग करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, मैनेज करते हैं, डिस्पोज और करते हैं क्लाइंट के असेट्स को। इसी को कहते हैं एसेट मैनेजमेंट। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे बड़ी ऐसा कुछ कर रही है? तो बहुत सारी कंपनी, जब वैंगगार्ड है, JP मॉर्गन है, नॉर्दर्न ट्रस्ट है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये सारी की सारी। अब तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, आई थिंक बहुत सारे, अप्रोक्स मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, लेकिन कोटक का अपना है, टाटा का अपना है। तो आप लोग अगर अभी तक कोई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो यार करना शुरू कर दो, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप देखेंगे तो इसके एक कैलकुलेटर भी होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये थोड़ा सा हेल्प भी करेगा आप लोगों को ना। एक कैलकुलेटर है, SIP कैलकुलेटर, वहाँ जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं
SIP कैलकुलेटर। तो आप ये देख सकते हैं कि छोटा छोटा अमाउंट अगर आप बड़े या लंबे समय तक उसको सेव किया जाए तो वो कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है। हमारे इंडिया में क्या है कि स्टूडेंट्स लोगों को ज़्यादा पैसे के बारे में कोई बताता नहीं है, स्कूल में हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो अब जैसे SIP है, आप मंथली अगर कोई स्टूडेंट है अगर वो 1000 करता है, ठीक है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि 12% का रिटर्न है और 10 साल की करता है, तो अब 1000 रुपये बचाए हुए लाइक गुल्लक में ही रख लिया मान लो, 10 साल बाद उसको 1,20,000 देने के बाद 2,32,000 का मिल जाता है। और जैसे कि इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन सोच रही है कि भाई 5 ट्रिलियन तक जाने वाली है, तो हाई चांसेस हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर 20% रिटर्न रहता है तो देखो 1,20,000 आपने दिया और 3,82,000, और आगे चल के ऐसा तो है नहीं कि आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, कुछ ना कुछ अर्न करोगे। मेन है बचाने वाली चीज़ या इन्वेस्टमेंट करने की आदत। अगर कोई 2,000 पर मंथ करता है तो देखो 764 उसको मिल जाएगा। तो ये सब इफेक्ट क्या है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। और कोई आगे चल के मतलब किसी को आदत अगर नहीं है सेविंग करने की तो वो यहाँ से कर सकता है। और देख लो कि 4,000 बचाने से 15 लाख है, कितना है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। अब स्मॉल सेक्टर होते हैं वो आपको ज़्यादा रिटर्न भी दे सकते हैं क्योंकि वो नई कंपनीज हैं। तो अगर वो कई कई SIP हैं परफॉर्मेंस जो 30% तक भी जाते हैं। अब सोचो अगर 30% तक रिटर्न मिलता है तो 4,80,000 का गुल्लक में बचाया हुआ पैसा 30 लाख कन्वर्ट हो सकता है। आई थिंक बहुत है, इतना समझा दिया। तो यही है पूरा का पूरा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये है कि आप लोग भी शुरू कर सकते हो इस चीज़ में। नाउ कैश मैनेजमेंट ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजरी मैनेजमेंट, इसको ट्रेजरी मैनेजमेंट बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम 3 डिफरेंट एक्टिविटी। अब ये 3 अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी से जो भी कैश आएगा उसको कलेक्ट करना, उसको मैनेज करना है। और कैश फ्लो में तो आपने पढ़ा होगा 3 अलग अलग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ तीनों से जो भी पैसा आएगा उसको मैनेज करना है। कैश मैनेजमेंट इज इन द मेन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सो इट इज वैल्यूएबल फॉर बोथ कंपनी एंड इंडिविजुअल। जिस बंदे को मैनेज करना नहीं आता किसी चीज को, वो बंदा कभी ग्रो कर ही नहीं सकता है। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी, चाहे वो स्टडी का है, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो टाइम का है, ठीक है। नाउ ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डील्स इन कैश मैनेजमेंट प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मोटिव क्या है कैश मैनेजमेंट का? ट्रांजैक्शन मोटिव। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, डेली कैश रिक्वायरमेंट कितनी है, ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही है, डेली हम क्या रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, क्या वेजेस किसी को सैलरी पे कर रहे हैं लेबर को, क्या हम खर्चे कर रहे हैं, कोई एक्सेस तो पेमेंट नहीं कर रहे, या कोई एक्सपेंस क्या है, टैक्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है। तो हम इन ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने या देखने के लिए, रिकॉर्ड करने के पर्पज से भी यहाँ करते हैं ना। प्रिकॉशनरी मोटिव, अगर कल होके कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई, तो उससे हम कैसे बचेंगे। प्रिकॉशन मतलब बचाना है खुद को, जैसे कि बाढ़, स्ट्राइक आ गया, लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, लॉकआउट या इमरजेंसीज आ गई, तो कैसे कवर करेंगे, इसलिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नाउ स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मतलब यहाँ भी फ्यूचर क्लियर नहीं है, बट फिर भी अपने आप को सेफ करने के लिए कुछ हम सेव करना चाहते हैं, या मान लो कि हम रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा खरीद के रख रहे हैं क्योंकि इस टाइम लोअर है प्राइस, आगे चल के बढ़ने वाला है। तो हम जब तक कैश मैनेज नहीं करेंगे तब तक कहाँ पे एक्सेस कैश होगा, तभी तो आप खरीद सकते हो। तो स्पेकुलेटिव मोटिव है। और कंपनसेटिंग मोटिव, कई बार अगर कोई चीज़ें हम ज़्यादा पैसे पे ले रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा चार्जेस दे रहे हैं अपने फाइनेंस को मैनेज करने में, तो आगे चल के अगर हमें पैसे रहेंगे तो हम उस कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। जैसे कि चेक है, क्लियरेंस है, ट्रांसफर ऑफ फंड है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ऐसी टाइप की जो फैसिलिटीज देती है बैंक, वो इसीलिए देती है कि भाई बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। नाउ द सिस्टमेटिक कैश मैनेजमेंट, जो सिस्टमेटिक कैश मैनेजमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करती है। एफिशिएंसी में क्या होता है, एक होता है इफेक्टिवनेस और एक होता है एफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब यह है कि आप 10 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि 10 घंटे तो बैठे लेकिन पढ़ाई तो इफेक्टिवली 5 घंटे की हुई है। तो यहाँ पे कैश मैनेजमेंट से इफिशिएंसी बढ़ जाती है।
एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि भाई आपको यहाँ पे बहुत सारा प्लान करने के लिए मौका मिल जाता है क्योंकि आप मैनेज कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो मैनुअल प्रोसेस हट जाता है, ऑटोमेटेड कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं, पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन्स को हम हटा सकते हैं। ऑटोमेटेड कैश मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को हम एक ही बार में करने में। नाउ एक्यूरेसी मतलब करेक्ट होना किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। देखो ह्यूमन एरर होती है, ह्यूमन जब एक इंसान बार बार काम करेगा या हर काम में अगर इंसान ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कंप्यूटराइज होगा या ऑटोमेटेड काम चलता रहेगा तो वहाँ पे एक्यूरेसी का लेवल हाई होगा। तो ऑटोमेटेड कैश मैनेजमेंट में यही होता है कि वो आसानी से कर सकते हैं, मतलब मैनुअल मिस्टेक नहीं होगी। नाउ सिक्योरिटी, टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी अ सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट सिस्टम इज एसेंशियल एज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल एक्सेस, ऑडिट एंड ट्रैक्स द पेमेंट डाटा। इन दिस सिस्टम सेंट्रलाइज डाटा, अब यहाँ पे सेंट्रलाइज हो गया डाटा तो फिर अगर कोई डाटा अगर एक जगह है तो उसकी सिक्योरिटी अच्छे से हो सकती है। और जबकि अब सारा जब इलेक्ट्रॉनिकली या फिर ऑटोमेटेड प्रोसेस पे होगा, सेंट्रलाइज होगा कैश मैनेजमेंट सिस्टम, तो सिक्योरिटी अच्छी ही होगी। नाउ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैश मैनेजमेंट सिस्टम यही अपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। तो ये सब 4-5 जो भी हैं 4 बेनिफिट थे इसके। अब चलते हैं आगे, कॉस्ट मैनेजमेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कॉस्ट को मैनेज करना है। किसी भी चीज को खरीदते टाइम हम या किसी भी चीज को कम पैसे खर्च करके खरीद लें और बेटर क्वालिटी खरीद लें तो उसे हम कॉस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग मॉनेटरी रिसोर्सेज व्हाइल रनिंग अ बिजनेस। मतलब कि मॉनेटरी रिसोर्सेज जहाँ जहाँ से पैसा हमें आ सकता है उसको मैनेज करना है। अब मान लो एक जगह से किसी बिजनेस को पैसा मिल रहा है, उसमें 15% का इंटरेस्ट है और कहीं पे 12% का इंटरेस्ट, तो 12% पे लेके वो मैनेज ही तो कर रहा है चीज़ों को, कॉस्ट ही तो कम कर रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेटजी आर इम्प्लीमेंटेड टू मैनेज एक्सपेंसेस, खर्चे को अच्छे से मैनेज करना है। एज बिजनेस ऑफ हैविंग इफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल मेजर, ऐसे बिजनेस को बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा कॉस्ट कंट्रोल मेजरमेंट है। नाउ कॉस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग, एलोकेटिंग, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू कॉस्ट। सबकी प्लानिंग करो, एलोकेट करो, मैनेज करो, कंट्रोल करो चीज़ों को। रिपोर्टिंग टू हायर मैनेजमेंट, और हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है किस चीज़ के लिए, फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट मैनेजर भी होते हैं कंपनीज में, ये भी एक पोजीशन होती है। मेरे कुछ दोस्त हैं कॉस्ट मैनेजर, कुछ हैं जो जिन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट किया हुआ है, अकाउंटेंट है वो, CMA है वो। तो वो यही करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एलोकेट करते हैं, खर्चे को या कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और फिर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को हेल्प होती है। ठीक है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, एस्टिमेट करना कॉस्ट कितना होने वाला है, बजट बनाना आगे के लिए, और फिर प्रोजेक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब इसमें 2 स्टेप्स आते हैं, रिसोर्स प्लानिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि हम इस चीज़ की प्लानिंग करें कि कहाँ से चीज़ें बिजनेस करने के लिए हमें मिलने वाली हैं और उसको हम कहाँ कहाँ एलोकेट कर देंगे, कैसे शेड्यूल पे हम उस चीज़ को ऑर्डर करेंगे ताकि वो चीज़ हमारे आ जाए। ये सब इसीलिए करना है क्योंकि हमें इससे कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प होगी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने में हेल्प होगी। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये है। कॉस्ट एस्टिमेशन, इसमें हम फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर भविष्य का अनुमान लगाते हैं कि हम इस टास्क को पूरा करने के लिए, हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फिक्स टाइम में कितना कॉस्ट करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ हर कोई कॉस्ट मैनेजर करता है। अब चलते हैं फॉलोइंग कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक। अब कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक के तरीके कौन कौन से हैं। एनालॉगस एस्टिमेशन टेक्निक, एनालॉगस एस्टिमेशन टेक्निक में क्या होता है, इसमें सारे सिचुएशंस को एनालाइज किया जाता है। मोस्ट लाइकली सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट, मतलब कि पहले के प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हुआ था, कैसे हुआ था, उसी को लेते हुए सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आने वाले टाइम में भी ऐसा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि पास्ट में हुए जितने भी सिमिलर प्रोजेक्ट हुए हैं उसके बेस पे कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं कि आगे भी यही आने वाला है, यही होने वाला है। दूसरा पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग तो पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड है कि मैथमेटिकली फॉर्मूले को यूज करके कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है।
सी है बॉटम अप एस्टिमेशन टेक्निक। बॉटम अप एस्टिमेशन टेक्निक मतलब नीचे के जो लेवल के लोग होते हैं उनसे अपने छोटे छोटे कॉस्ट ले लेना, मतलब यहाँ किस लेवल का कॉस्ट है, यहाँ किस लेवल का कॉस्ट है, यहाँ फिर उसके बाद यहाँ पे। तो इन दिस टेक्निक स्मॉल इंडिविजुअल एक्टिविटी, छोटे छोटे एक्टिविटी को जोड़ के ओवरऑल कॉस्ट को मैनेज करना या डिटरमाइन करना। फिर है कॉस्ट बजट। कॉस्ट बजट में क्या, ये कॉस्ट एस्टिमेशन का अगला स्टेप है। कॉस्ट में तो आप अनुमान लगा रहे थे, अब कॉस्ट बजट कि भैया इतने में ही काम करना। इन दिस इज द फाइंडिंग सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट, कि भैया इतना ही कॉस्ट बजट रहने वाला है, इतने से अगर ऊपर गए तो भैया गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो रिसोर्स एलोकेशन यहाँ पे पता है कि हमें इतना ही रिसोर्स मिलने वाला है। तो दिस बजट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, इसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अदर कॉस्ट सब आ जाते हैं। कॉस्ट बजट में सारा ले लिया जाता है। नाउ द टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट बजट। अब वो कौन से टेक्निक है कॉस्ट बजट डिटरमाइन करने के? कॉस्ट एग्रीगेशन, मतलब सभी लेवल से जितना भी कॉस्ट है उसको आप कंबाइन करो, कॉस्ट को एग्रीगेट करो, इकट्ठा करो। ना दूसरा रिजर्व एनालिसिस, अगर फ्यूचर में हमें कोई रिस्क दिख रहा है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो पैसा अपने पास रिजर्व रख लो। मतलब जेब बिल्कुल खाली मत करो, कंपनी का बैलेंस बिल्कुल खाली मत करो, कल हो के कोई नोटिस आ जाए तो उसका जवाब कैसे देंगे। हिस्टोरिकल डाटा, अगर पहले एनुलगेशन एस्टिमेट्स में पहले के प्रोजेक्ट्स में क्या रहा है, कितना प्रोजेक्ट रहा है, कितना कॉस्ट रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी थी, उसके बेस पे हेल्प मिलती है बजट एस्टिमेट करने में। नाउ डी है फंडिंग लिमिट रिकंसिलेशन। अगर रिकंसिलेशन मतलब दो चीज, अगर बजट किया और एक्चुअल में क्या हुआ दोनों में जो डिफरेंस होता है, तो ऐसे ही फंड के लिए जो हमने लिमिट एलोकेट किया और एक्चुअल में कितना हुआ, उन दोनों में जो भी डिफरेंस है उसको रिकंसाइल करना है। फिर है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में तो फोरकास्टेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट सबको मेजर किया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ही यही है कि आप पूरे बजट को रिव्यू करो और देखो जो आपने बजट बनाया था एक्चुअल में हुआ क्या है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा है तो आप उसको कंट्रोल करो। कोई भी बिजनेस करेंगे, कॉस्ट के बारे में नहीं कंट्रोल होगा, नहीं पता होगा, तो कैसे हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे? फिर तो हाई चांसेस हैं कि हम लॉस कर लें। Following tools and technique will be considered to effectively controls the project cost. प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो फिर कौन से टूल एंड टेक्निक्स अपनाएंगे? पहला अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग। अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट मतलब कितना हम कमा सकते हैं। फोरकास्टिंग भाई फ्यूचर को एनालाइज करना। टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वेरिएंस एनालिसिस मतलब डिफरेंस एनालिसिस, बजट क्या था एक्चुअल क्या था। और फिर परफॉर्मेंस रिव्यू, कि परफॉर्मेंस तो देखो कि हमारा जो काम चल रहा है वो सही है या नहीं, चेक करना। रिव्यू मतलब चेक करना। नाउ एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट के कितने फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं कि भाई कंट्रोल हो जाएगा प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कॉस्ट कितना होने वाला है, अनुमान लगा सकते हैं खर्चे कितने होने वाले हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है कि पहले से ही हमें पता हो कि कितना कॉस्ट होने वाला है। हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल और बजट को ताकि हमें एडिशनल ओवरहेड जो भी हुआ है उसको हम चेक कर सकें। हम यहाँ पे एश्योरेंस दे सकते हैं कि हाँ भाई पहले से जो हमने गोल और ऑब्जेक्टिव तैयार किए थे उसे हम प्राप्त कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। एनालाइज करने में हेल्प होता है बिजनेस ट्रेंड की, भाई लॉन्ग टर्म में हम किस तरफ जा रहे हैं। टू एनालाइज द बिजनेस पोजीशनिंग एनालाइज करने में हेल्प होती है। इससे कॉस्ट कंपोनेंट की इन्वॉल्वमेंट से हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। नाउ चैलेंजेस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या चैलेंजेस है? शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो सकती है। मतलब हमें स्मॉल बजट बनाना है, ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि हम जिस तरीके से सोच रहे हैं मटेरियल, लेबर, मशीनरी वैसा ही हमें मिल जाए। बजट बनाते टाइम तो हम बहुत कुछ सोच लेते हैं ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों तीनों में से किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट पूरा ना हो उस टाइम में जितना हमने सोचा है। नो अपडेटेड टेक्नोलॉजी, इसमें क्या एक बार तो आप कॉस्ट बजट बना लेते हो, उसको बार बार अपडेट नहीं करते हो, तो इसीलिए अपडेटेड टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम एक बार जो फिक्स कर चुके हैं उसी कॉस्ट को चेक करते हैं कि वो इफेक्टिवली हुआ या नहीं हुआ, इफेक्टिवली वो कंट्रोल में था या नहीं था, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। नाउ डिफॉल्ट इन एस्टिमेशन, हो सकता है एस्टिमेट करने में हमसे गलती हो गई हो, ये बिगेस्ट चैलेंज है क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो पुअर एस्टिमेट भी तो हो सकता है। फ्यूचर में बोल रहे इतना ही कॉस्ट लगेगा लेकिन हुआ तो कुछ ज़्यादा ही है, तो इन एक्यूरेसी हमेशा होती है बजटिंग में।
तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब क्या बच गया है? लेसन नंबर 2, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपका तो आई थिंक ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक अलग से सब्जेक्ट भी है, तो आपने वहाँ कवर किया होगा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे रिपीटेड करने की ज़रूरत है। और ह्यूमन रिसोर्स का देखते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो किया होगा, अगर फिर भी कुछ टाइम मिलता है तो फिर देखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका जो मेन सिलेबस था वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक दूसरा सब्जेक्ट भी है, वहाँ आप डिटेल में इस सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो अगर हम देखें कितना हमने परसेंट कवर किया है, 139 आउट ऑफ 174। कोई कैलकुलेट करेगा? मैं करता हूँ। 139 डिवाइड बाई 174, मैंने अप्रॉक्स 80% सिलेबस समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट में, या फिर इसी में अगर टाइम मिलता तो ये भी समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।